हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, और वो है आपका लेसन सेकेंड। लेसन सेकेंड है आपका मृदा जीवांश पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। प्यारे विद्यार्थियों, मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में बहुत विस्तार से अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ के साथ अपने नोट्स भी बिल्कुल तैयार करते रहेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अपन बात करें मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता दूं क्या होती है ये चीज। तो देखो, मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। यानी कि मृदा के अंदर जो भी पेड़ पौधों के अवशेष हैं, जीव जंतुओं के अवशेष हैं, इन सभी को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ठीक है, तो एक सामान्य सी बात मैंने आपको बता दी इसकी परिभाषा के रूप में कि मृदा में पाए जाने वाले वे वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेष जो वहां पर पाए जाते हैं, उन सभी को अपन क्या बोलते हैं? मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? तो देखो, इसमें पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़, तना, टहनियां, इसके अलावा जीव जंतु जो होते हैं उनके ताजा व अपघटित अवशेष, इसके अलावा मृदा जीवों की कोशिकाएं, ऊतक और उनके द्वारा संश्लेषित किए गए पदार्थ, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि मृदा जीवांश पदार्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है? तो पेड़ पौधों के जितने भी भाग होते हैं, चाहे वो पत्तियां हो, तना हो, टहनियां हो, जड़ें हो, और भी विभिन्न प्रकार के भाग हैं, वो सभी भाग इसके अंतर्गत आएंगे। जीव जंतुओं के ताजा अवशेष हैं, उनके अपघटित अवशेष हैं, ये इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा आप लोग जानते हैं मृदा के अंदर बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उन सूक्ष्म जीवों की ऊतक व कोशिकाएं भी यहाँ पर होगी। इसके अलावा अपन बात करें तो वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को भी संश्लेषित करते हैं, तो वो पदार्थ भी इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें तो जीवांश पदार्थ जो होता है वो खनिज मृदा में 0.1 से 5% तक पाया जाता है। यानी 0.1 से 5% तक खनिज पदार्थ पाया जाता, कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ पाया जाता है आपकी मृदा के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक सामान्य सी बात अपन ने यहाँ पर पढ़ ली है कि मृदा जीवांश पदार्थ का मतलब होता है मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो भी पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, उन सभी अवशेषों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं? उन्हें अपन मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। और मृदा जीवांश पदार्थ के रूप में मैंने आपको बता दिया है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आएंगे, उनकी टहनियाँ, पत्तियाँ, इसके अलावा बात करें अपन तना, जड़ें, विभिन्न भाग। इसके अलावा बात करते हैं तो जीव जंतुओं के ताजा व अपघटित अवशेष हो सकते हैं, मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं, ऊतक हो सकती है, उनके द्वारा संश्लेषित किए गए पदार्थ हो सकते हैं। और खनिज मृदा में सामान्यतः 0.1 से 5% तक जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक सामान्य सी चर्चा अपन ने कर ली है। अब आगे इसके बारे में बात करें तो देखो, जीवांश पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन से एवं अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है, जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो जीवांश पदार्थ है ना, जब इन जीवांश पदार्थों का पूर्ण विच्छेदन, यानी कि जब ये पूरी तरह से अपघटित होते हैं, पूरी तरह से विच्छेदित होते हैं, तो इनके टूटने के बाद गहरे भूरे रंग का या फिर गहरे काले रंग का कोलाइडी पदार्थ आपको प्राप्त होगा। और उस कोलाइडी पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन ह्यूमस कहेंगे। क्या कहेंगे? ह्यूमस। यानी ह्यूमस का निर्माण जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों से ही होता है, जीवांश पदार्थों से ही होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये तो बात हुई मृदा जीवांश पदार्थ। अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक के बारे में, और वो आता है आपका मृदा जीवांश पदार्थ के स्रोत। यानी मृदा जीवांश के स्रोत कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ
कि मृदा जीवांश पदार्थ एक तो पादपों के अवशेषों से प्राप्त होता है और एक जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त होता है। तो अपन यहाँ पर दो ही स्रोत पढ़ेंगे मुख्यतः, एक तो होगा पादप स्रोत और एक होगा जंतु स्रोत, यानी कि दो स्रोत होंगे आपके मृदा जीवांश पदार्थों के। ठीक है, अब सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर पादप स्रोत के बारे में। तो इसके अंदर भी दो स्रोत आते हैं, कौन कौन से हैं? तो पेड़ पौधों व फसलों के अवशेष, जैसे हम बात करें तो पेड़ पौधों की पत्तियां, तना, टहनियां, जड़ों एवं विभिन्न भागों के मृदा में मिलने से जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फसलों के अवशेष भी जीवांश पदार्थों का निर्माण करते हैं, यानी कि जो फसलें अपन काटते हैं इसके बाद जो भी डंठल वगैरह बचा रह जाता है, वहां पर भूसा वगैरह बचा रह जाता है, यदि वो भी खेत के अंदर डला हुआ है, मृदा के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो भी धीरे धीरे सड़कर धीरे धीरे विच्छेदित होकर जीवांश पदार्थ का निर्माण करता है। और इसी प्रकार से हरी खाद की अपन बात करें तो खाद वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपको पता है सनई, ढेंचा, मूंग, अन्य फसलें जो होती है उनको जुताई करके अपन हरी खाद के रूप में मृदा में मिला देते हैं, और जब ये फसलें सड़ती है, इनका अपघटन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप भी आपके क्या होगा, यहाँ पर जीवांश पदार्थ का निर्माण होगा। तो ये मृदा जीवांश पदार्थ प्राप्त करने के पादप स्रोत के बारे में आपने बात कर ली है। इसके बाद अगला स्रोत जो आता है वो है जंतु स्रोत, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ तक की बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी और आपने इसको बिल्कुल नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब इसके बाद अपन चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? आपको पता है इसके बाद अपन चर्चा होने वाली है जो जंतु स्रोत होते हैं उनके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जंतु स्रोतों में क्या आएगा, जो भी जंतु होते हैं उन जंतुओं के मरने के बाद जो उनके अवशेष हैं, जैसे कि हड्डियां हो सकती है, ठीक है, ये जो अवशेष होते हैं जब ये मृदा के अंदर मिलकर अपघटित होते हैं तो इससे यदि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण या जीवांश पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन जंतु अवशेष कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं जंतु स्रोत के बारे में। देखिए सेकंड पॉइंट है जंतु स्रोत। जंतु स्रोत देखो, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जंतु जो मृदा में रहते हैं उनके मरने के बाद अवशेष मृदा में विच्छेदित या अपघटित होकर जीवांश पदार्थ बनाते हैं। यानी कि मृदा में रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि जब मरते हैं तो उनके अवशेषों के विच्छेदन या अपघटन से जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं। जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बात करें अपन तो गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, पशुओं का मलमूत्र है, पादप जो है मृदा में पाए जाने वाले जो केंचुए होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ये भी जीवांश पदार्थ के स्रोत होते हैं। तो ध्यान रखें, गोबर की खाद, कंपोस्ट, पशुओं का मलमूत्र, मृदा में पाए जाने वाले केंचुए, मृदा में पाए जाने
वाले केंचुए, पाए जाने वाले केंचुए, सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु आदि, सूक्ष्म जीवाणु आदि जीवांश पदार्थ के स्रोत हैं। जीवांश पदार्थ के स्रोत होते हैं। जीवांश पदार्थ के स्रोत होते हैं। तो इस प्रकार से जंतु स्रोतों की अपन बात करें तो देखो, जंतुओं में बात करें अपन मृदा के रहने वाले, मृदा में रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि जब मरते हैं तो इनके अवशेषों के विच्छेदन व अपघटन से जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जंतु जो गोबर करते हैं उसकी खाद अपन बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। पशुओं का मलमूत्र होता है, मृदा में पाए जाने वाले केंचुए हो सकते हैं, सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। इन सभी से भी मृदा जीवांश पदार्थ आपको प्राप्त होते हैं। तो ये था मृदा जीवांश पदार्थ का जंतु स्रोत। इस प्रकार से अपन ने बात कर ली है कि मृदा जीवांश पदार्थ मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला होता है पादप स्रोत और दूसरा होता है कौन सा, जंतु स्रोत। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और अगला टॉपिक अपन लेते हैं जीवांश पदार्थ का संगठन। ठीक है, जीवांश पदार्थ का संगठन। तो इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा करते हैं। जीवांश पदार्थ का संगठन यानी कि ये किन किन पदार्थों से मिलकर बना होगा, कितनी कितनी मात्रा में यहाँ पर पदार्थ पाए जाएंगे, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, एक चार्ट के रूप में मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जीवांश पदार्थ जो होते हैं, ये जीवांश पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जीवांश पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक जो होते हैं इनके अंदर इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है और वो है नाइट्रोजन युक्त यौगिक और एक होता है नाइट्रोजन रहित यौगिक। अच्छा, नाइट्रोजन को आपकी बुक के अंदर नत्रजन बोला गया है, नत्रजन, तो बात एक ही है भाई। ठीक है, तो नाइट्रोजन रहित यौगिक। ठीक है, अब बात करें अपन इन दोनों के बारे में तो देखो, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को पुनः दो भागों में बांटा गया है और इसमें आते हैं एक तो जल में विलेय यानी कि जल विलेय यौगिक और एक जल अविलेय यौगिक यानी जल में नहीं घुलने वाले। यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं ये भी दो प्रकार के, जल विलेय और जल अविलेय। जल विलेय के अंदर कौन कौन आते हैं इसके बारे में चर्चा करें तो जल विलेय के अंदर आते हैं आपके नाइट्रेट। कौन आते हैं, नाइट्रेट आते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अमोनिकल यौगिक आते हैं। ठीक है, अमोनिकल यौगिक आते हैं, अमोनिकल यौगिक आते हैं। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर तो एमाइड आते हैं, एमिनो अम्ल आते हैं, एमाइड आते हैं, एमिनो अम्ल आते हैं, एमिनो अम्ल यहाँ पर आते हैं। और जल अविलेय की बात करें तो इसमें आता है कौन, पेप्टाइड आता है, प्रोटीन आता है, इसके अलावा पेप्टोन आता है, पेप्टोन्स आता है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर नाइट्रोजन रहित यौगिकों के बारे में। तो इनको भी आगे वर्गीकृत किया गया है भाई, नाइट्रोजन रहित यौगिकों को। इनको वर्गीकृत करने की बात करें तो इसमें आपके तीन प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ईथर घुलनशील और लिग्निन। तो ध्यान रखेंगे ये होते हैं एक तो कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट होते हैं, ईथर घुलनशील होते हैं, ईथर घुलनशील होते हैं, और इसके अलावा लिग्निन होता है, लिग्निन होता है। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट, ईथर घुलनशील और लिग्निन की अपन बात करते हैं तो इनके उदाहरण में आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है शर्करा, स्टार्च, शर्करा है ना, इसके बाद स्टार्च, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज इसके अंतर्गत आते हैं। सेलुलोज बोलो या सेलुलोज बोलो, बात एक ही है। इसके अंतर्गत आते हैं। ईथर घुलनशील में वसा व वसीय यौगिक आते हैं, वसा व वसीय यौगिक जो हैं वो आपकी ईथर घुलनशील में आते हैं, और लिग्निन जो है वो अलग चीज है। आगे बात करें अकार्बनिक के बारे में तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, जस्ता, तांबा आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जीवांश पदार्थों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, और इस जीवांश पदार्थों के वर्गीकरण के अंदर अपन ने चर्चा की है कि जीवांश पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, एक कार्बनिक पदार्थ होंगे, एक अकार्बनिक पदार्थ होंगे। ध्यान रखें, अकार्बनिक पदार्थों के अंदर विभिन्न प्रकार के आयन जो होते हैं ना आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ये प्रकार के आयन यहाँ पर आते हैं। और कार्बनिक की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के होंगे, नाइट्रोजन युक्त यौगिक यानी जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाएगा, और एक नाइट्रोजन रहित यौगिक यानी जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा। अब सुनो, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है, जल में विलय यानी ऐसे नाइट्रोजन यौगिक जो जल में विलय होते हैं, और ऐसे जो जल में अविलय होते हैं। जल में विलय के अंदर नाइट्रेट आएगा, अमोनिकल यौगिक आएंगे, एमाइड और एमिनो अम्ल आता है, तथा जल में अविलय के अंदर पेप्टाइड, प्रोटीन, पेप्टोन्स, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें नाइट्रोजन रहित यौगिकों के बारे में तो ये तीन प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ईथर घुलनशील और लिग्निन। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा, स्टार्च, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज आता है, और ईथर घुलनशील में वसा, वसीय यौगिक और इसका निर्माण यहाँ पर ईथर घुलनशील का निर्माण ये करते हैं, और साथ में एक होता है लिग्निन। तो ये था अपना जीवांश पदार्थों का वर्गीकरण और जीवांश पदार्थों के प्राप्ति के स्रोत के बारे में बात। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ की तक की बातें बिल्कुल समझ में आई होगी, और यदि आपको यह समझ में आती है तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से नोट करें और इनको अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।